करते रहे कोई। बीजेपी एक और आइए, समाजवादी पार्टी एक, रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ, बीएसपी एक और आइए, रुको आम आदमी पार्टी एक और आइए, बीएसपी एक, क्या रहता है थोड़ा उधर पक्का नहीं। बीएसपी एक, आइए आइए भाई, आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए, बीएसपी एक और आइए, आम आदमी पार्टी एक और आइए, ठीक है, बीएसपी एक, ठीक है, एक और आइए, एक और आइए, आ जाइए। 3000 आम आदमी क्षमता है पार्टी इसकी एक। वोटिंग मशीन की। ठीक है, बहुत क्षमता। 3000 की कैपेसिटी है। हाँ। आ जाइए, आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट हाँ दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला और बीएसपी को एक और वोट मिला। ठीक है साहब, ठीक है। सर इनके साइड लगा दे, नोटबंदी करते हैं बराबर। समाजवादी पार्टी को एक और मिला। ठीक है, मजाक मत। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का। हाँ, टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है। एक बार एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि इसको काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता मशीन है। तो काउंट, मशीन उस टाइम में काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें कर ले, नहीं, एक काम पेपर करते हैं, पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी वोटिंग हो गई। हाँ, वोटिंग अब हो गई। हम मशीन लोग जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रॉन्ग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ, निकालिए, मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम में जा स्ट्रॉन्ग रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को एक बार मिल लें। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो हाँ, 1 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 6 6 ये और 2। ये हमारा रिजल्ट ये ठीक है। है। ठीक, तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21। 21 वोट पड़े हैं और टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक, एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा को चलिए सर, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ, तो ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर या जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें बैटरी दोबारा अच्छा, लगा, बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, वोटिंग वाला बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ कुछ चार बैटरी दिन बाद 90%। भी, 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज है। हाँ 90 और 99% चार्जिंग ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑन कर दिया है। ये मशीन बूट हो रही है, बूट होने में थोड़ा टाइम लगा होती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन पे फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये। अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। आप देखिए, देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया।
यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरे मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी को 10 वोट मिले थे, हाँ, ईवीएम वो को वोट दिखाइए। ऊपर आ गए, और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे हाँ, वो दिखा रहे हैं, ईवीएम ही दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, इधर सामने और क्लोज लाइए और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, आईएनसी 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस, हाथ हटाइए ना सर थोड़ा, हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6, आपको 6, और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो, पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है उसका वोट स्वैप हो गया। वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये- चला गया। ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, जी, अब ये बताइए ये चमत्कार हुआ कैसे? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा का यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज्यादा सीवियर और इतने ज्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज है वो बायस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उस पर काम करा सकते हैं। वही काम मैंने छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर आरटीसी होता है। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फोन में जो टाइम आता है वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है। इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मॉक का रिजल्ट देखा वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं। किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है, और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान
जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो गोपनीय होता है। और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई कब कर सकते हैं? जब हमने इसका डेमो लिया और हमने इस डेमो को हमने सबके सामने देखा कि इस बंदे ने किसको वोट दिया है, इन महाशय ने किसको वोट दिया है, तो वो हमने इसको पेपर पे नोट कर लिया। क्योंकि अब हम ये जो भी आउटकम आ रहा था, जो भी बटन दबा रहा था, वो भी हमने इसको नोट किया। नोट करने के बाद फिर हमने इस मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद जब हम काउंटिंग वाली डे पे मशीन को दोबारा ऑन किया, रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला था। मशीन को कैसे पता चला कि भाई आज काउंटिंग का डे है? आप जब इस सर्किट में देखेंगे, फिर देखिए ये मशीन जो मैंने टेक्नोलॉजी बनाई है, एक छोटे से गांव में मैंने बैठ के बनाया और मैंने इसको 10 या 15 दिन में बैठ के बना दिया था। जहां पर इलेक्शन कमीशन में जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वहां पर पूरी इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी हुई होती है। एक से एक धांसू वहां पर इंजीनियर्स होते हैं और वहां पे मशीन का जो एल्गोरिथम होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह की कथा होती है। कंप्यूटर भाषा में जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह की कथा होती है कि भाई ये बटन दबाएगा, रिजल्ट कहां पर जाएगा। रिजल्ट जाने के बाद जब वो फाइनल में जब रिजल्ट देखेगा तो पहले वो डेट भी चेक कर लेगा। कोडिंग बोलते हैं इसको, जिसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग बोलते हैं। और जो कोडिंग जो होती है वो कंप्यूटर भाषा में काफी सारी कोडिंग की लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावा होती है, सी होती है, .NET होती है, काफी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दुर्भाग्य बस हमारा जो मतदाता है वो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता। हमारा वोटर बिल्कुल नहीं जानता। हमारा जो वोटर होता है उसको खाली इस बात से मतलब होता है कि मैंने बटन दबाया, भाई पर्ची दिख गया, मेरा वोट बिल्कुल ठीक दिखा, फिर चला गया। लेकिन फाइनली वो वोट कहां पर जाके स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, उसको वो कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बड़ी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, जो इसका डेटा होता है वो डिजिटल डेटा होता है। आप उसको वेरीफाई काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बैलेट पेपर होता है दैट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। यू कैन काउंट दैट पेपर सो मेनी टाइम्स एंड द रिजल्ट विल बी सेम। अगर आपने उस मत पेटी को 1000 बार भी आप उसके पर्चियों को गिनोगे तो 1000 बार भी अगर उसमें 800 वोट डला हुआ है तो उसमें 800 ही शो करेगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इसका जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आम आदमी तो बात छोड़ो, उसमें जो इंजीनियर होता है वो भी नहीं गिन पाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म में खाली उसको कंप्यूटर ही रीड कर सकता है, आम आदमी या इंजीनियर भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है इसमें एक आरटीसी मॉड्यूल होता है जो सबसे खतरनाक है। वही बताता है कि कौन सा है वो, कौन सा? देखिए ये मशीन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है। हाँ। इसके अंदर क्लॉक चलती रहती है। हाँ। और इसके अंदर खुद इनबिल्ट इसकी खुद की बैटरी होती है। अच्छा। अगर मैं इस बैटरी को निकाल भी देता हूं तो आप इसमें देखिए एक छोटा सा सेल लगा हुआ है। छोटा सा सेल लगा हुआ है। ये जो आरटीसी मॉड्यूल होता है ये सभी डेस्कटॉप में होता है। सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तारीख पे रियल टाइम में काम करते हैं उसका सभी पे लगा हुआ होता है। तो बस ये छोटा सा लॉजिक वाला मैंने जो बनाया ये प्रूव करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का यंत्र है, हम इसको जैसे प्रोग्राम कर देंगे ये वैसे काम करेगा। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं। Yes. वैसा इसको बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बना सकते है मतलब जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे वैसा इसको बना सकते हैं। हैं। हम ये भी चाह सकते हैं कि भाई मुझको उस वाले इलाके से हारना है, हाँ वो भी बना सकते हैं। वो भी बना सकते हैं। हाँ वाह। नंबर 2 यानी जीतने का भी बना सकते हो, हारने का भी बना नंबर 2 सकते हो। कौन आएगा? नंबर वो भी बना सकते हैं। और नंबर 1 मेरे किसको पास आना है, नंबर नंबर 2 2 इसको आना है। बल्कि अगर मैं इसके एडवांस लेवल में जाऊं तो मैं 100 मीटर दूर बैठ के अपने मोबाइल पे ये देख सकता हूं रियल टाइम में कि एक पार्टी को कितने वोट डल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 540 लोकसभा की सीट है जी। तो हमने कहा कि सोचा कि 400 में ही यही मशीन का जो काम है जी, जी। ये 400 में ही 400 इलाके में ही करते हैं, क्षेत्र में ही करते हैं। ठीक है। 140 में हम ईमानदार दिखने की कोशिश करते हैं Yes. कि वहाँ वोटिंग बहुत फेयर हुई है, ऐसा भी हो सकता है। सर देखिए सर, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आई विल ओनली आंसर द टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ हाँ। आप टेक्निकली कुछ भी पूछिए, वो नहीं, रणनीति क्या मतलब होती है। सर ये जो ईवीएम आपने बनाई है, जो ईवीएम से मतदान होता है, इनमें सेम सिमिलर रहेगी? नहीं, ये अभी आपने इसमें बीजेपी को जिता रखा है, जो आपने ईवी बना रखा एक्चुअली है। क्या है कि अभी मैं किसी भी पार्टी को इसमें जिता सकते हैं, जरूरी नहीं बीजेपी को ही। अभी यहाँ पे काफी लोगों ने बोला कि सर बीजेपी जीती है तो हम बीजेपी को ही जीतना पसंद करेंगे, इसलिए इसमें जो कोडिंग हुई है वो बीजेपी के लिए कर दी है। कितना देर में कोडिंग बदल के आप बीएसपी को जिता देंगे इसी 5 मिनट में।
5 मिनट अभी करेंगे, मिनट जीत लगेगा। जाएगी एक ही बीएसपी। सवाल है कि ये जो मशीन है 5 मिनट में बीजेपी के बाद बीएसपी इनके पास लाखों मशीन है जी जी तो ये मैन्युफैक्चर करते समय ये एडजस्ट करते हैं। सर मैं आपको बताते हैं, जब ये मशीन कहीं जो OEM जो इनके OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो BL एंड CIL की कंपनी, ECIL कोई कंपनी है, हैदराबाद को बनाती है। तो वहां से जो बन के आती है वो बात ठीक है, उन्होंने हार्डवेयर बना के दे दिया, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनकी भी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी होती है, और जो हमारा जो OEM जिससे मशीन बन के आ रही है वो उनके ही गाइडेंस में काम करके उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जी, जो बेल है या फिर जो ECIL है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से मतदाता क्षेत्र में जा रही है। मैन्युफैक्चर करना भेज दिया, बस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, हार्डवेयर रेडी किया, स्टडी में आया। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके देखरेख में डेवलप होता है? चुनाव आयोग। नहीं, चुनाव आयोग ने भी एक कमेटी गठित की हुई है जिसको एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बोलते हैं, और एक्चुअली ये जो सारा का सारा जो भी काम होता है ये उन्हीं के देखरेख में होता है। अच्छा, मतलब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग जो चाहेगा वही होगा। नहीं मतलब इस तरह से कह सकते हैं क्या कि चुनाव आयोग जैसे चाहे जिस तरह से चाहे वो उसका नहीं करेंगे, उपयोग एक मशीन, क्वेश्चन है कि कर सकता है। एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2000 मशीनें होती हैं और हर जगह कैंडिडेट का नाम और पार्टी में डिफरेंस हो सकता है। तो नहीं सर, एक कंस्टिट्यूंसी में कहा कंस्टिट्यूंसी नहीं, एक कंस्टिट्यूंसी में एक तरह का आएगा, दूसरे में दूसरा आ सकता है। हाँ, वैसे ही आता दूसरे है। में बीजेपी नहीं लड़ सकती है, कहीं पर BSP नहीं लड़ सकती है। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोग्रामिंग मशीन होगा, वो कहाँ सब जाएगा? हाँ, ये पता नहीं होता है। नहीं, ये तो चुनाव आयोग तय करता है ना सर। तो इसीलिए मशीन किस कंस्टिट्यूंसी में जाएगा, कौन सी मशीन मशीन जाएगी, हाँ। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पता, उसको पता है ना कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, कहाँ से कौन। सर, कैंडिडेट का नाम अल्फाबेटिकल। मेरा ये प्रश्न है कि सिर्फ क्या बोलते हैं शिफ्ट कि आप वोटिंग शुरू होने के बाद भी चेक करो, कितनी बार भी चेक किया तो वोटिंग तो वही आएगा, काउंटिंग में सिर्फ डिफरेंस होगा। नहीं सूरज सर, आप जो कह रहे हैं ईवीएम मशीन चुनाव आयोग ही तय करता है कि कौन मशीन कहाँ जाएगी, कौन टीम कहाँ जाएगी। अल्फाबेटिकल नाम सारा चीज चुनाव आयोग तय करता है। ये इसको क्या चुनाव चिन्ह देना? हाँ, चुनाव चिन्ह तय करता है, अल्फाबेटिकल नाम तय कर। जैसे आपका नाम अजय सिंह है और आप निर्दलीय हैं, तो आजकल क्या कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रखते हैं, अल्फाबेटिकल नहीं भी आ रहा है तो भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको, इंडिपेंडेंट को फिर नीचे रखते हैं। एक सवाल टेक्नोलॉजी से, जो सोर्स से चिप आया है उस सोर्स में बैठे बैठे उस नंबर से अगर वो मुझे पता हो कि उस चुनाव क्षेत्र में गया है, क्या वहीं से मैंने ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ। सर देखिए, ये मशीन जो है ना, आप इसको वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठ के मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज दूसरी बात में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही फिर हम लोग बोले है, सभी लोग बोलते हैं कि मशीन हैक हो रही है, मशीन हैक हो सकती है। ये जो हैकिंग जो वर्ड है, दैट इज ये जो वर्ड जो हैकिंग है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हैकिंग इज द टर्म वेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस can be operated remotely without with the help of another machine. That is called hacking. ये हैकिंग नहीं है, सिस्टम में ये सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, ये बहुत हमने इम्पोर्टेंट बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग हैकिंग, देखो लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। चिप में इनबिल्ट है। चिप के अंदर ही इनबिल्ट है। हमने मशीन को ही ऐसे डेवलप किया है कि भैया टाइम के हिसाब से काम कर सकती है, तो हमें हैकिंग। मानिए मैं चुनाव आयोग का प्रमुख हूँ, मैं अपने हिसाब से अपने इंजीनियर को कहूंगा कि मुझे इस पार्टी के फेवर में ऐसा चिप डेवलप करके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो, वो दे देगा। जो डेवलप कर रहा है, मान लिया कल मेरी सरकार हो जाए, लेकिन वो ये भी बोलेगा कि अगर मॉक में अगर गलती पकड़ी गई तो मैं तेरे को हाँ वो तो मैं वो इंजीनियर बोलेगा सर आप चिंता मत करो, मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा कि मॉक में क्या आप पता पर भी मॉक इसमें दे दोगे, मशीन बिल्कुल ठीक काम करेगी। सर जो मशीन ITM में हम 100 रुपया फीड करेंगे, उसको गाइड करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, 1000 का नोट फेंकना, तो EVM की थोड़ी गलती हो, तो हम फीड करके आए हैं। नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को जो बात कहनी है, इसका मकसद क्या था हम लोग, अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए। एक मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना, वोटर्स को अवेयर करना, ये हमारा मकसद था इनको बुलाने का। और इन्होंने जो अपनी बात कही जी, हम लोग कोई जजमेंट में नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है लोगों का भरोसा।
भरोसे के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। टेक्नोलॉजी आती है जाती है, बैलेट पेपर नहीं था तब भी लोकतंत्र था। मेरा ये कहना है कि भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वोटरों में ये भरोसा नहीं है तो ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग की कि वो वोटरों में भरोसा पैदा करे। सर 1-2 साल हम लोग का हो वोटरों जाएंगे। में एक भरोसा पैदा करे कि आप लोकतंत्र पे इसीलिए विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं वो सब दुरुस्त है। उसको फिर साइंटिफिकली आके बात सर, आप अपने सवाल लेके बात जल्दी लेकिन सवाल के फॉर्म में सवाल लीजिएगा तो मैं क्या लग रहा है आपको कि ये जो आपने ईवीएम बनाया है और ये इसी पैटर्न पे वो ईवीएम भी काम करता है, क्योंकि आप बेल में काम भी कर चुके हैं? सर देखिए, एक ईवीएम तो मशीन होती है, जरूरी नहीं कि मैंने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें ईवीएम बनाया है या जो कोड मैंने इसमें लिखा है, जरूरी नहीं कि वो उसी कोड पे काम करता हो। एक मशीन को किसी भी तरीके से काम करने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं। भाई एक चीज को किसी आदमी को व्यक्त करने के लिए हम 50 तरीके से जैसे बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से इस मशीन को भी हम किसी भी तरीके से चाहे वो ठीक काम करे या गलत काम करे, हम उसको अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। मतलब जो मशीन जो बनाता है वो उसका वो कंट्रोलर है, वो उसको जैसे चाहे वैसे रिजल्ट निकाल सकता है। जो उसके कोडिंग करता है वही एक बात बताइए, अगर कार में स्पीड हम 120 पे फिक्स कर दें, अब मीटर लगा दे 160 करते 160 पे चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। प्रोग्रामिंग होता है ना, टेक्नोलॉजी कॉमन सेंस हम कह रहे हैं। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम हिस्टोरियन। उनके सबके व्यू तो मुझे लगता है कि वो सब प्रोग्रामिंग का मसला है। मेरा निवेदन था कि यहाँ जो बैठे हैं उनसे व्यूज हमारे बीच जो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी, अभी आपके सामने जो ईवीएम मशीन का डेमो किया गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आपके सामने हकीकत डेमो हुआ है। मैं इसको जरा ईयरफोन दे दीजिए दादा। कोई नहीं, उधर रख दो। मैं सच में इससे बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। जी, सौरभ भारद्वाज जी ने विधानसभा के अंदर बाकायदा करके दिखाया और आज आपने भी इसको करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आम व्यक्ति को प्रजातंत्र में कम से कम ये भरोसा देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि उसको ये भरोसा होना चाहिए वो जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है उसका वोट उसी पार्टी को जा रहा है। आज इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इससे ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और कोई भी मतलब पार्टी का अध्यक्ष अगर ये कह रहा है हम 300 प्लस सीट लाएंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है और उसके बाद उतना ही रिजल्ट आता है जितना बोला जा रहा है, जी जी, तो इससे उस बात को और भी ज्यादा बल मिलता है। और तीसरा बल इसलिए भी मिलता है, जब भी चुनाव होते आए हैं, रिजल्ट आने के बाद देश में एक अजीब खुशी का माहौल होता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में रिजल्ट आने के बाद मातम सा देखने को मिल रहा है। लोगों के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है और तो और जिस पार्टी ने चुनाव जीता है उस पार्टी के चेहरे पे भी वो खुशी नजर नहीं आ रही है। तो इससे संदेह पैदा हो रहा है। हम माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जनता का भरोसा वापस लाइए। जनता का भरोसा इससे उठ रहा है ईवीएम से। आप बैलेट पेपर वापस लाइए और आगे के भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर से कराइए, क्योंकि जो भारत से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह की मशीनों को बनाया है वो भी इन ईवीएम पे भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपनी ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर को वहां पे वापस लेके आए हैं। और यहाँ तक कि जर्मनी में तो केवल 2 वोटर कोर्ट गए और 2 वोटर को भी भरोसा वापस देने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर वहां कंपलसरी कर दिया और ईवीएम को हटा दिया। लेकिन मंत्री जी 8 तारीख को हम लोग एक सांकेतिक एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर शाम को लगभग 6 बजे। और बाकी पूरे देश में हमने सबसे आह्वान किया है कि सब लोग अपने अपने बैनर तले अपने बैनर के माध्यम से इसी तरह कैंडल मार्च निकालें, ताकि कम से कम एक आवाज बुलंद हो और इलेक्शन कमीशन के कानून तक ये बात पहुंचे कि देश में जनता प्रजातंत्र के अंदर आज ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रही है और उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जहां वोट देना चाहते हैं वहां वोट जा रहा है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके विश्वास को वापस लौटाइए और उसको बैलेट पेपर से भविष्य के सारे चुनाव करवाइए। जस्टिस पाटिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 2010 में ये तो सर अभी करंट अफेयर्स की बात करें, अभी आपके यही बोल रहा हूँ कि ये मशीन मैनेज होता है, इसकी खोज 2010 से मोदी कर रहे हैं। उन्होंने अनुपम सराफ और नलपत उनको एडवाइजर करके बुलाया था और उन्होंने खुद लिखा है कि हम गए, हमने बताया जैसा आपने अभी बताया
वैसा उन्होंने बताया। वो तो सारा मुझे मेरे सामने आपका आधार कार्ड भी बदल सकता है, बदल देता है हमको पुणे में। वो गए थे, उन्होंने सलाह लिया, यानी मालूम हुआ कि पानी मैनेज होता है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है 2014 में कि मशीन तो मैनेज हुआ है, लेकिन वो मोदी की वेव थी, उस मशीन से टिकट आई है। इसलिए वो सुब्रमण्यम स्वामी और मैं खुद भी पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने भी पिटिशन किया था सुप्रीम कोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी का अलग था, मेरा अलग था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि ये पिटिशन, ये मशीन रिलायबल नहीं है, एंड देयरफॉर इट शुड बी वेरीफाइड। वो जो वोट करता है उसको मालूम होना चाहिए कि हम किसको वोट दिया, इसलिए वो वीवीपीएटी की तरतूद करने को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने खुद प्राइम मिनिस्टर को लिखने के बावजूद भी इसके लिए पैसे नहीं मिले। बाद में जब मिले तो अभी आप देख रहे हैं कि नाम भी आता है तो भी वोट दूसरे को जाता है। और ये मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर ने दिखाया था टीवी पर कि देखो वीवीपैट भी है, वीवीपैट बटन दबाया, वीवीपैट आ गया, वो दूसरे का आता है। ये नहीं, दूसरे वीवीपैट अपने हाथ में है, उसका बीजेपी को वोट गया, लेकिन जाता है दूसरे को। ये दिखाया उधर मध्य प्रदेश में भी। तो इसका मतलब ऐसा है। दूसरी बात, तीसरी बात, कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ईवीएम डिपेंडेबल है। 191 कंट्रीज में सिर्फ 18 कंट्रीज ने ईवीएम को एक्सेप्ट किया है। जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उन्होंने भी नहीं कभी इसका इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन मैनेज होता है। और हम थोड़े आगे जाके कहते हैं कि मैं जस्टिस कृष्णायर और जस्टिस सावंत का शिष्य हूं। उन्होंने वहां जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। 5 साल में जितना मोदी ने झूठ किया है, 10 साल में वहां और 5 साल में यहाँ, तो ये मशीन जब मैनेज होता है तो मोदी शाह जैसे आदमी मशीन की पूजा करेंगे या मैनेज करेंगे? तो मैनेज तो किया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये फक्त ईवीएम सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। आपका क्या आंदोलन है इस मशीन को लेकर? हम सामने शुरू किया है, आंदोलन शुरू किया है हमने 30 मई से 30 मई से, और मुंबई में किया। 8 जून को हम सब देश भर में कैंडल मार्च में भाग लेने वाले हैं। और कल भी मैं ईवीएम के खिलाफ में हरियाणा में जा रहा हूँ। हरियाणा में हमने मीटिंग रखी है कल। मैं देश भर में मीटिंग ले रहा हूँ। ये जो आपका जो कहना है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमको मालूम है कि हमारी शत्रु इतना बलाढ्य है, तो भी हमको लड़ना तो हमारा काम है। जब मैंने मोदी चुन के आया तो मैंने लिखा है मेरे फेसबुक पर कि ये मेरे जैसे संघर्ष करने वाले को ये काम करने की संधि है। हमारा संघर्ष में जीवन है, इसलिए हम काम करते हैं, ना हमको किसी को दिखाना है। तो ये मैंने अमित शाह होम मिनिस्टर होने के बाद भी मैंने लिखा है कि यदि मैं मरा तो होम मिनिस्टर ने मारा। इसका कंक्लूजन एक ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में ऐसे लोग मारे हैं, सोहरावर्दी मारा तो प्रजापति मारा, जितने भी मारे हैं, इशरत जहां मारा, इन्होंने हुक्म दे के मारे हैं। एटीएस प्रमुख कहता है ये मुझे घर पे बोलते थे कि इसको मारो उसको मारो। तो मैंने उनको कहा कि मैं मोदी शाह के सर्विस में नहीं हूं, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूं, तो आपका मैं मानूंगा नहीं। यहां तक इनकी जो जिस हद तक जाने वाले लोग हैं, ये सत्ता पर बैठ के क्या करेंगे? तो मशीन मैनेज हुए, ये हमारा कहना है। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करना चाह रहे थे, जिसका प्रोटेस्ट 8 जून को हम लोगों ने रखा है। पॉइंट ये है कि 21वीं सदी की बूथ कैप्चरिंग, कि 20वीं सेंचुरी में बूथ कैप्चर करते थे लोग, और खास तौर से वैसे समय में कि जबकि दलित बहुजन थोड़ा सा वोट देने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब से इनमें चेतना जगी है कि भाई ईवीएम की लीला तभी शुरू हुई है जब से यहाँ के मासेस, जो दलित, बैकवर्ड्स, ट्राइबल्स, विमेन, माइनॉरिटीज के लोग बूथ पर जाके पहरुआ की तरह अपने वोट डालने के लिए जब सचेत हुए हैं, तभी से ईवीएम लीला शुरू हुई है। इसलिए इस बात को समझना है कि ये वोट की पूरी लूट है एक तरीके से। भाई आप अमेरिका, जापान, जर्मनी से टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, आपसे नहीं कोई बोरो करता है, आपसे चीप लेबर सिर्फ लेता है वहां की इंडस्ट्री के लिए। तो उन देशों में जब ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ईवीएम के समर्थक वही लोग मिलेंगे जिनके बाप और दादा बूथ लूटते थे, जिनके बाप और दादा दलित पिछड़ों को बूथ पे नहीं जाने देते थे, उनका वोट खुद ही जाके डालाते थे। इसीलिए वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उसको देने की शैली क्या होगी, विधि क्या होगी, उस पर भी हमारा हक है। अभी ऐसा नहीं कि ये ईवीएम जो है सिर्फ एक विधि है, पोस्टल बैलेट तो आ ही रहा है ना, पोस्टल बैलेट आ रहा है। तो जब 2 विधि चल रही है तो हमको मान लो कि पूरे देश की आवाम कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से देना है वोट,
तो इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में अगर सुप्रीम है तो वो संविधान है। जब संविधान में कहीं प्रावधान था कि ईवीएम से चुनाव होगा, एक आदमी एक वोट, सबसे बड़ा अधिकार था। तो जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसकी डकैती हो रही है, ऐसा हम लोग को लगता है। इसलिए इसके खिलाफ संविधान बचाओ संघर्ष समिति 8 जून को आपके माध्यम से देश के तमाम संगठन, इस आंदोलन पे किसी व्यक्ति किसी संगठन का कॉपीराइट नहीं है। जहां जो है अपने शहर कस्बे के प्रमुख केंद्रों पे जाएं, वहां पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग 500 लोग कैंडल लाइट लेके बैन ईवीएम प्रोटेस्ट वहां दर्ज करें। अपने वोट की सुरक्षा